अच्छा जी, हम लोगों ने आज डिस्कशन करनी है वेव्स एंड सुपरपोजिशन पे, ठीक है। वेव्स एंड सुपरपोजिशन, वेव्स एंड सुपरपोजिशन में हमारा ये दूसरा पार्ट है एक्चुअली। इस पे हम वेव्स हम लोग कर चुके हैं और सुपरपोजिशन हम लोगों ने करना है, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आई होप सो कि चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। ओके जी। अच्छा, तो सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट डज इट मीन बाय सुपरपोजिशन, आप लोग खा लो, नहीं मेरी क्लास है, ठीक है। सुपरपोजिशन, बेटा जी सुपरपोजिशन किसको कहते हैं, कोई आइडिया? शबीब तुमसे इसलिए पूछना है कि तुम जानते हो इन चीजों को, बताओ। सर यहाँ इसका ये हो सकता है कि जब दो पार्टिकल्स एक एक इंस्टेंट पे एज ए टू या मल्टीपल टूस में एग्जिस्ट करें, कि प्रॉपर्टीज है लाइट, जैसे यस, लाइट फॉर एग्जांपल वो वेव भी है पार्टिकल। गुड। तो जब हमारे पास कहीं पे दो पार्टिकल्स, सॉरी दो वेव्स किसी एक पॉइंट पे एट अ टाइम ओवरलैप करते हैं, तो दैट ओवरलैपिंग कॉज आर कॉजेज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस मैकेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सुपरपोजिशन कहते हैं, ठीक है। व्हेन टू वेव्स, व्हेन टू वेव्स overlap at a point, at a point or a particle in such a way that the resultant displacement is, या displacement of particle is changed, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन कहते हैं। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज चेंज। अब ये चेंज के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। बल्कि हम चेंज को ऐसे कर लेते हैं, इसको हम डायरेक्ट लिख ही लेते हैं। द पार्टिकल इज algebraic sum of displacements due to individual wave, displacements due to individual waves, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन कहते हैं। ये मैंने लिखा इसलिए है कि आपसे इसी तरह पूछा जाता है, ठीक है। इंडिविजुअल वेव्स इज कॉल्ड सुपरपोजिशन, ठीक है। और आपसे बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पूछा भी जाता है, उसको भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक सुपरपोजिशन का जस्ट एक ओवरव्यू है कि आपके पास कहीं पे भी दो वेव्स जब किसी एक पॉइंट पे आ रही हैं, तो लेट्स से दिस इज द पॉइंट, और इस पॉइंट को एक वेव ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रही है और दूसरी वेव इस पॉइंट को लेट्स से ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रही है लेकिन थोड़ा कम। तो बेसिकली हमारे पास जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, दैट वुड बी अलजेब्रिक सम ऑफ दीज टू। इसी तरह ये भी पॉसिबल है कि आपकी दोनों वेव्स एक डायरेक्शन में जा रही हूँ, ये भी पॉसिबल है कि दोनों वेव्स अपोजिट जा रही हूँ, ये भी पॉसिबल है कि एक वेव ऊपर एक वेव नीचे जा रही हो। देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज। लेकिन जो आपके पास कंडीशंस ऑफ, या पहले मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लिखवा देता हूँ, फिर हम लोग कंडीशंस पे आएंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपके पास ये है कि द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक है। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आपके पास किसके बराबर है जी? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज सम, अलजेब्रिक सम ऑफ, ठीक, डिस्प्लेसमेंट इज अलजेब्रिक सम ऑफ, ये लाजमी लिखना है, सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक है।
अब जब हम लोग इसको मैथमेटिकली लिखते हैं तो लेट्स से आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, दैट कैन बी इक्वल टू d1 प्लस माइनस d2, x can be equals to x1 plus minus x2. You can write y is equals to y1 plus minus y2 if there are two. इससे ज्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है, ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स भी हो सकती हैं। तो अगर dn कर देते हैं, इसको हम लोग xn कर लेते हैं, और इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, yn कर लेते हैं। तो these are basically what, this is the principle of superposition, कि आपके पास कहीं पे भी कोई वेव्स हैं, उन वेव्स की वजह से जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो अलजेब्रिक सम होता है, ठीक है। अब इंटरफेयर सुपरपोजिशन के लिए कंडीशंस ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, ठीक है, कंडीशंस ऑफ सुपरपोजिशन, कंडीशंस फॉर सुपरपोजिशन, क्या क्या कंडीशंस हैं जी। वन ऑफ देम इज कि वेव्स मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक, ठीक है, या बल्कि आप यूं कह लें वेव्स मस्ट बी ऑफ सेम टाइप, वेव्स मस्ट बी ऑफ सेम टाइप, मतलब आपके पास साउंड वेव के साथ इंटरफेयर कर सकती हैं, लाइट वेव्स के साथ इंटरफेयर कर सकती हैं, वाटर वेव्स के साथ इंटरफेयर कर सकती हैं, अलग अलग वेव्स इंटरफेयर नहीं कर सकती एक दूसरे के साथ। सेकेंडली, वेव्स मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक। अब मोनोक्रोमैटिक के बारे में डिटेल पता है? यस, दैट इज they must have same frequency, speed and wavelength, ठीक है जी, ये उनकी एक प्रॉपर्टी है मोनोक्रोमैटिक की। एंड थर्ड कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, दैट इज द वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट, waves must be coherent। कोहेरेंट वेव्स के बारे में भी आपको मैंने बताया था कि दे मस्ट हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस थ्रू आउट। कोहेरेंस किसको कहते हैं? The phase difference of the waves must be constant. If the phase difference के बारे में हमने डिटेल पढ़ी है कि phase difference of waves or phase difference between the waves must be constant throughout, must be constant। अगर वेव्स आपकी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है ना स्टार्टिंग में, तो दैट मस्ट बी कांस्टेंट थ्रू आउट, ठीक है, दैट मस्ट बी कांस्टेंट थ्रू आउट, सही है, ये लाजमी याद रखना है। अच्छा, अब कोहेरेंट वेव्स जनरेट करने के लिए आपके पास एक आइडिया है कि दे मस्ट बी प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम सोर्स। द वेव्स produced from the same source are always monochromatic and coherent. The waves produced from, ये आपसे पूछता भी है कि how do you realize that waves are monochromatic and coherent, तो आपके पास एक सिंपल सा आंसर होता है, the waves coming from the same source, ठीक है, are wave produced from the same source are monochromatic and coherent ये लाजमी याद रखना, ठीक है। अब कंसिक्वेंसेस ऑफ सुपरपोजिशन आपके पास 3 है, ठीक है जी, कंसिक्वेंसेस ऑफ सुपरपोजिशन, कि आपके पास जब भी कहीं पे सुपरपोजिशन होगी तो उसके क्या क्या रिजल्ट्स क्या क्या होंगे, तो देयर आर, मैं इधर इस पेज पे लिख लेता हूँ कि कंसिक्वेंसेस ऑफ सुपरपोजिशन, दे आर, आपके पास एक कंसिक्वेंस उसका या एक रिजल्ट उसका वो है
इंटरफेरेंस है। मैं अक्सर इसके स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ सुपरपोजिशन के, देयर इज वन एस इन दैट। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास है जी इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। इंटरफेरेंस ऑफ द वेव्स के बारे में हमारा पूरा डिटेल्ड चैप्टर है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूं कि व्हेन टू मोनोक्रोमेटिक वेव्स are overlapping at a point moving in the same direction, then they cause then interference happens or interference takes place। ये कुछ भी किसी भी फॉर्म का हो सकता है, लेकिन दोनों वेव्स की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है दैट मस्ट बी सेम। मतलब रेड वाली वेव भी उधर ही जा रही है, ब्लैक वाली वेव भी उधर ही जा रही है, तो देन दे मस्ट ओवरलैप एट अ पॉइंट, और इस ओवरलैप का जो रिजल्ट है दैट इज योर इंटरफेरेंस। और एक्चुअली हम लोगों के पास सुपरपोजिशन का जो प्रिंसिपल है वो इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करता है जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, ये आपके पास हो गया जी रिजल्टेंट वेव। ये जो ब्लू वाली है ये भी उधर ही जाएगी, ये रिजल्टेंट वेव है। ठीक है, ये आपके पास इंटरफेरेंस हो रहा है। उसके बाद आपके पास दूसरा जो कंसिक्वेंस है दैट इज स्टेशनरी वेव्स। ठीक है जी, स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स में आपके पास मोनोक्रोमेटिक वेव्स हों, ओके सॉरी मैंने यहाँ लिखना था कुछ, कि वेव्स आपकी मोनोक्रोमेटिक हो, वही पूरी कंडीशन जो मैंने सुपरपोजिशन की लिखवाई हैं वो कंडीशंस आपकी यहाँ पे फुलफिल होंगी। मोनोक्रोमेटिक हो, कोहेरेंट हो, और मूविंग इन द सेम डायरेक्शन हो, मूविंग इन या प्रोपोगेटिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो वो आपको क्या देंगी, दे वुड कॉज इंटरफेरेंस। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब जब आपके पास स्टेशनरी वेव्स हैं, स्टेशनरी वेव्स में आपके पास स्टेशनरी वेव्स इस तरह फॉर्म अप होती हैं कि जब आपके पास दो वेव्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं, बट दोज टू वेव्स आर आइडेंटिकल वेव्स। आइडेंटिकल वेव्स का मतलब ये है कि उनका जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो भी हमारे पास ऑलमोस्ट एम्पलीट्यूड आइडेंटिकल कंसिडर होता है। दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो व्हेन दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो लेट्स से ब्लू वेव आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, रेड वेव इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो दे विल कॉज स्टेशनरी वेव्स, राइट। इसमें रिफ्लेक्शन होगी, आपके पास इंटरफेरेंस ही होता है टू समहाउ, या सुपरपोजिशन ही होती है बिकॉज वेव्स आर ओवरलैपिंग, लेकिन यहाँ अपोजिट डायरेक्शन है। तो तीन कंडीशंस इसकी हो गई कि वेव्स शुड बी मोनोक्रोमैटिक, ठीक है, waves must be coherent and must move in opposite direction, must move or must overlap while moving in opposite direction। ये इसकी कंडीशन है। ठीक है जी, डायरेक्शन, गॉट इट। तीसरा जो कॉन्सिक्वेंस है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड दैट इज कॉल्ड बीट्स, boom beats, musical beats। Beats is the superposition of two waves, they have a slight difference of frequencies traveling in the same direction। ठीक है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका सीन में थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है, पहले वाली दोनों में कोई फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, ये बात क्लियर है, याद रखनी है, सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड, और बल्कि आप इसको और भी प्रिसाइज कर लें कि सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या ऐसे लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड एम्पलीट्यूड, ये आपके पास क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी सेम, दिस ऑल थ्री ट्रेड्स मस्ट बी सेम। जो आपका इंटरफेरेंस है इसमें आपके पास एम्पलीट्यूड जरूरी नहीं है सेम हो, ठीक है, एम्पलीट्यूड कैन बी डिफरेंट। यहाँ पे एक बात याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट था, पहले ही लिखना था, एम्पलीट्यूड कैन बी डिफरेंट, सेम भी हो सकता है, एम्पलीट्यूड मे आर मे नॉट सेम आर इक्वल।
सेम एम्पलीट्यूड की होंगी तो आपके पास इंटरफेरेंस के रिजल्ट्स कुछ और होंगे, डिफरेंट होगा तो कुछ और होंगे. सो बीट्स आर द सुपरपोजिशन ऑफ two waves of slightly different frequency moving in opposite direction. ठीक है जी. अब सॉरी, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सॉरी मैंने अपोजिट डायरेक्शन लिखवा दिया. मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. अब इसकी एग्जांपल ये है कि आपके पास जो म्यूजिकल बीट्स जनरेट होती हैं, लेट्स से देयर इज वन वेव, इट्स फ्रीक्वेंसी इज दिस. ये आपके पास एक वेव है, ठीक है. एक और वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी इससे डिफरेंट है. इनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, ठीक है. जरूरी नहीं है इनका एम्पलीट्यूड आपके पास सेम हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा फर्क आएगा. उसकी वजह से आपके पास जो रिजल्टेंट बनेंगे दे वुड बी ओवरलैपिंग एनवेलप्स. ठीक है, इस तरह की म्यूजिकल बीट्स बनेंगी. ये मैं इसलिए बिल्कुल ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ कि दे आर नॉट एक्चुअली इंक्लूडेड इन द सिलेबस, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बीट्स कैसे बनती हैं. ठीक है, तो ये एक्सक्लूडेड है, ये अभी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है. ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ रही है? क्लियर हो गया? यस सर. सर वैसे ये जो बीच बनेंगी ये थोड़ी क्या कहते हैं, परफेक्ट वेव की तरह तो नहीं होगी? नहीं, परफेक्ट वेव्स नहीं होती. मैं आपको बीट का मैं ये समझा देता हूँ. ये बेसिकली एनवेलप्स बनते हैं. एनवेलप्स इस तरह के बनते हैं. ये इस तरह की एक बीट है, आई मीन एक एनवेलप है, और इसके अंदर आपके पास इस तरह का एक लूप बनेगा. ठीक है, ये रिजल्टेंट होता है इनका. बेसिकली ये आपके पास जहाँ पे ये ग्रीन वाला है ना, ग्रीन वाला रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है. तो आपके पास जो वेव्स की ओवरलैपिंग है, इनका एम्पलीट्यूड जहाँ पे कम ज्यादा होगा उसके मुताबिक आपके उसकी बीट्स बनेगी. तो बीट्स इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, ये आपका ओवरऑल एनवेलप है, बीट एनवेलप कहते हैं इसको, एनवेलप ऑफ बीट्स. ठीक है, तो ये फिर हम इसको फ्रीक्वेंसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हमारे पास क्या फ्रीक्वेंसीज हैं और ओवरलैपिंग कहाँ कर रही है वगैरह वगैरह. चौथा जो रिजल्ट होता है, जो बेसिकली सुपरपोजिशन का रिजल्ट तो नहीं होता, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम लोग जो वेव्स के सुपरपोजिशन में ये इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, दैट इज डायफ्रैक्शन. ठीक है, ये उसका कंसिक्वेंस नहीं है. आप यूं समझ लीजिए कि दिस इज वन ऑफ द की प्रिंसिपल फॉर इंटरफेरेंस. तो मैं डायफ्रैक्शन से आगे चल के फिर मैं इंटरफेरेंस पे आऊंगा. ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक. अच्छा, डायफ्रैक्शन बेसिकली क्या है? डायफ्रैक्शन इज स्प्रेडिंग ऑफ wave fronts through the narrow slits or openings by the superposition of secondary wavelets from the nearby or emerging wave fronts. मतलब ये कि आप जब कहीं से वेव्स पास करवाते हो तो नैरो स्लिट से वेव्स क्या करती हैं? दे बेंड. ठीक है, ये आपके पास एक नैरो स्लिट है और उस नैरो स्लिट से आपने क्या करवाया, मतलब ये ब्लॉकेज है. ब्लॉकेज का मतलब आपकी वेव्स यहाँ से पास आउट नहीं हो सकती. ठीक है, बाउंड्री है. अब अगर मेरे पास कोई वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, लेट्स से दीज आर द वेव फ्रंट्स. ठीक, ये आप बहुत बेसिक पढ़ चुके हैं ये टॉपिक, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन हम लोग इसको, क्योंकि यहाँ से आगे हमारे पास काफ़ी डिटेल डिस्कशन होनी है वेव फ्रंट्स की या डायफ्रैक्शन की,
तो इसलिए मैं इसको डायग्राम के थ्रू लेके जा रहा हूँ कि दिस इज व्हाट बेंडिंग ऑफ वेव फ्रंट्स व्हेन पासिंग थ्रू द नैरो ओपनिंग। ठीक है, अब अगर आप स्लिट विड्थ को कम कर देंगे तो बेंडिंग ज्यादा होती जाएगी, जैसे आपको पता ही है। ठीक है, तो एक्चुअली इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन क्या होती है, द स्प्रेडिंग ऑफ, ये आपने याद भी रखना है, द स्प्रेडिंग ऑफ the spreading of wave fronts wave fronts through narrow opening। ठीक है जी, नैरो ओपनिंग, आपके पास एक नैरो ओपनिंग के थ्रू वेव्स का जो स्प्रेड होना है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन कहते हैं। अब डायफ्रैक्शन की वजह से आपके पास ये वेव फ्रंट्स हैं बिफोर डायफ्रैक्शन, ये वेव फ्रंट्स हैं सारे के सारे। ठीक है, ये आपके पास क्या है जी, वेव फ्रंट्स हैं। एंड वी नाउ दिस थिंग, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट्स इज कंसिडर्ड एज लैम्डा। सेम लैम्डा विल बी ओवर हियर, देयर विल बी नो चेंज इन वेवलेंथ, लेकिन आपकी वेव स्प्रेड आउट होना शुरू हो गई। और नाउ दीज आर कॉल्ड एज न्यू वेवलेट्स। न्यू वेवलेट्स का मतलब ये है कि छोटी छोटी वेव्स बनना शुरू हो गई हैं आपकी, ये आपका सेकेंडरी सोर्स के तौर पे। ये जो स्लिट्स के बाद का हिस्सा है ना, ये आप यूँ समझ लो कि ये एक नया सोर्स ऑफ वेव्स है। हमें नहीं पता इससे पहले वेव्स के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन इसके बाद जो है वेव्स आपकी क्या हो रही हैं, सारी की सारी स्प्रेड आउट हो रही हैं। वेव्स क्या हो रही हैं, सारी की सारी आपकी स्प्रेड आउट हो रही है। बात समझ आ रही है? यस। ओके, अब जब हम लोग डायफ्रैक्शन के ऊपर डिटेल में बात करते हैं तो डायफ्रैक्शन हर एक वेव में आकर होता है। डायफ्रैक्शन की कुछ स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज वेवलेंथ, सॉरी मैंने वो बता दिया आपको, दिस इज द स्लिट विड्थ, इसको डी कहते हैं, स्लिट सेपरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्लिट सेपरेशन भी कहते हैं इसको। सही है, बात समझ आ रही है? सो अगर इफ wavelength is greater than or equal to slit separation, ठीक है, then diffraction will be significant, then diffraction will be significant, will be significant। ओके, अब इसी सिग्निफिकेंट डायफ्रैक्शन की वजह से आपके पास बेंडिंग ज्यादा होती है। तो जैसे मैं ऊपर जो मैंने डायग्राम बनाई उसी डायग्राम को मैं दो हिस्सों में स्प्लिट करूंगा। ठीक, लेट से आपके पास ये वेव फ्रंट्स हैं। ठीक, ये आपके पास वेव फ्रंट्स आ रहे हैं और इन वेव फ्रंट्स को मैं दो जगह पे बैरियर लगा रहा हूं। एक मैंने यहाँ पे ऊपर बैरियर लगा दिया और एक मैं बैरियर लगा रहा हूँ यहाँ नीचे, दिस इज अ बैरियर। ठीक है, और एक मैं यहाँ पे बैरियर लगा रहा हूँ, ये देखिए। बात समझ आ रही है? इस बैरियर में वेव्स जो होंगी दे वुड बेंड अ लिटिल, इस तरह ये, लेकिन यहां पर आपके पास बेंडिंग क्या होगी, इट वुड बी सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट बेंडिंग हो रही है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास वेवलेंथ या तो इसके बराबर हो या इस गैप से बड़ी हो तो आपके पास बेंडिंग ज्यादा होगी। अदरवाइज अगर आपके पास डायफ्रैक्शन मतलब वेवलेंथ, लेट से मैं एक डायग्राम और बना के आपको बस आगे वाले टॉपिक पे लेके जाता हूँ क्योंकि मेन टॉपिक मेरा वहां पे है जहां से मेरा क्वेश्चन आता है। तो अगर आपके पास ये स्लिट्स हैं, ये काफी बड़ी स्लिट मैंने बनाई है, इसमें आपके पास गैप काफी ज्यादा है इसका, तो अगर बेंडिंग बिल्कुल ना होने के बराबर होगी लाइक दिस। ठीक है, वेवलेंथ उतनी होगी, बेंडिंग नहीं होगी। सो जितनी आपके पास लेमडा छोटा होगा एज कंपेयर टू दिस इज लेमडा एंड दिस इज डी, तो इफ डी इज या लेमडा इज स्मॉलर देन डी तो डिफ्रैक्शन इज वेरी स्मॉल, मिनिमम।
और अगर आपके पास लेमडा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डी, सो डायफ्रैक्शन आपके पास क्या है, सिग्निफिकेंट है, जो कि मैंने यहाँ पे शो किया है। इसमें कोई प्रॉब्लम? ओके, फिर आपको ये याद रखना है कि डायफ्रैक्शन टेक्स प्लेस इन ऑल टाइप ऑफ वेव्स, ठीक है। बल्कि मैं पहले डायफ्रैक्शन को क्लासिफाई कर देता हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ डायफ्रैक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ डायफ्रैक्शन आपके पास क्या होती है। तीन तरह की क्लासिफिकेशन हम लोग परफॉर्म करवाते हैं डायफ्रैक्शन की। एक आपके पास होती है डायफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट, ठीक है, डायफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्लिट, जो मैंने ऊपर आपके साथ मेंशन किया, ठीक है। ठीक, उसके बाद आपके पास है जी डायफ्रैक्शन थ्रू डबल स्लिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायफ्रैक्शन थ्रू डबल स्लिट, ठीक है। डायफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट में आपका इंटरफेरेंस नहीं होता, नो सुपरपोजिशन, ठीक है जी, नो सुपरपोजिशन, क्योंकि एक ही डायफ्रैक्शन हो रही है, एक ही वेव है, तो आपके पास सुपरपोजिशन कैसे हो सकती है, इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। लेकिन डायफ्रैक्शन थ्रू डबल स्लिट एंड डायफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल स्लिट, ये तीन क्लासिफिकेशंस हैं, इनमें आपके पास इंटरफेरेंस होता है। डायफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल स्लिट्स, मल्टीपल स्लिट्स, इन दोनों के थ्रू आपके पास क्या होता है जी, यू हैव इंटरफेरेंस, ठीक है, याद रखना है ये। अब जो डायफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल स्लिट है, इसको हम लोग डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी कहते हैं, इसको हम लोग नाम देंगे किसका आगे चल के, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का। और जो हमारे पास ये डायफ्रैक्शन थ्रू डबल स्लिट है, इसको हम लोग कहेंगे यंग्स डबल स्लिट। ये हमारे एक्सपेरिमेंट्स आगे चल के हमने पढ़ने, यंग्स डबल स्लिट, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना, ठीक हो गया जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? सर। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि आपके पास जब हम लोग यंग्स डबल स्लिट के थ्रू डायफ्रैक्शन करवाएंगे या डबल स्लिट के थ्रू डायफ्रैक्शन करवा रहे हैं, तो इस डायफ्रैक्शन की वजह से आपके पास क्या होता है, दैट डायफ्रैक्शन रिजल्ट्स द इंटरफेरेंस। लेकिन इंटरफेरेंस से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि डायफ्रैक्शन में आपके पास दो वेव्स एक ही सोर्स से स्प्लिट आउट की जाती हैं, दो डिफरेंट वेव्स के थ्रू, और उनको हम लोग क्या करते हैं, उनको हम लोग ओवरलैप करवाते हैं और फिर हमारे पास जाके इंटरफेरेंस अकर होता है, ठीक है। तो हम लोग सीधा सीधा आते हैं किसके ऊपर, डायफ्रैक्शन थ्रू टू स्लिट्स, ठीक है, डायफ्रैक्शन थ्रू। हाँ, मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा था, बीच में मैं कहीं बिट मिस हो गया मेरे, कि डायफ्रैक्शन टेक्स प्लेस इन ऑल टाइप ऑफ वेव्स, डायफ्रैक्शन टेक्स प्लेस in all type of waves, in all types of waves। अब आप देखिए, आप साउंड में डायफ्रैक्शन करवा सकते हो, साउंड में डायफ्रैक्शन के लिए आपको नॉर्मल कॉरिडोर्स में डायफ्रैक्शन होती है, ठीक है, जो इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, ठीक, वेवलेंथ काफी बड़ी होती है साउंड की, इस वजह से आपके पास क्या होती है, वेवलेंथ ऑफ द साउंड इज लार्जर या लॉन्गर, लॉन्गर लिख देते हैं, तो इस वजह से डायफ्रैक्शन इजी होती है। कॉरिडोर्स वगैरह में आपको पता है, हम लोग जब देखते हैं कि जो साउंड वेव्स हैं, आप यहाँ पे किसी कॉर्नर में, यहाँ से यूं हम लोग जा रहे हैं, हमें बंदा नहीं नजर आता, लेकिन आपको आवाज आती है उसकी, ठीक है, यहाँ से आपका कोई बंदा बोल रहा है, ये एक बंदा बोल रहा है, ठीक है,
ये साउंड वेव आपकी जाएगी और यहाँ से ये बेंड होना शुरू हो जाएगी लाइक दिस, आगे भी जाएगी लेकिन बेंड होगी, ठीक है। और जब ये बेंड होगी तो यहाँ पर जो दूसरा बंदा बैठा हुआ है ना, ऑब्जर्वर, ये सोर्स है, ये बेसिकली क्या करेगा, दैट साउंड विल बी हेयर्ड। लेकिन यहाँ पर लाइट नहीं डायफ्रैक्ट होती। आप इस बंदे, ये जो पर्सन ए है ना और पर्सन बी कैन हेयर ए बट ही कैन नॉट सी दैट, ऐसे ही है। बी कांट से दैट, उसकी वजह, सर लाइट की जो वेवलेंथ है वो साउंड के मुकाबले बहुत ही कम है। यस, नैनोमीटर्स में। वेरी गुड, because light does not have diffraction over here. Our light cannot be diffracted in corridor, cannot be diffracted in corridors, as its lambda is very very small. सही है, ये बात क्लियर हो गई सबको। अब इसके बाद हमारे पास लाइट में भी डायफ्रैक्शन होती है, उसके बाद आपके पास माइक्रोवेव्स में भी डायफ्रैक्शन होती है, ठीक है, रेडियो वेव्स में भी डायफ्रैक्शन होती है। देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस जहाँ पे आपको डेली लाइफ में डायफ्रैक्शन मिलती है। अब फॉर एग्जांपल मैं माइक्रोवेव और रेडियो वेव की अगर यहाँ पे एग्जांपल दूं, तो आपका यहाँ पे कहीं पहाड़ के नीचे यहाँ पे घर है, ठीक है, लाइक दिस, आपको यहाँ पे सिग्नल कैसे आते हैं पता है, थ्रू डायफ्रैक्शन, सही है। आपने यहाँ पे एंटीना लगाया हुआ है यूं करके, आपके पास यहाँ से कोई सोर्स है सिग्नल्स का, वो आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे वेव्स आपकी क्या होंगी, बेंड होंगी दिस वे, तो इट विल बी कॉजिंग डायफ्रैक्शन टू, और डायफ्रैक्शन आपके पास कम्युनिकेशन कॉज करती है। तो बहुत ज्यादा हमारे पास डायफ्रैक्शन की एप्लीकेशंस हैं, लेकिन अब हम लोग चलते हैं जो हमारा मेन टारगेट है, दैट इज इंटरफेरेंस, ठीक है, बल्कि नहीं इंटरफेरेंस पे भी नहीं आता, डायफ्रैक्शन थ्रू डबल स्लिट पे आता है। इंटरफेरेंस नेक्स्ट लेसन में हम लोग करेंगे, डायफ्रैक्शन थ्रू डबल स्लिट, डबल स्लिट, ठीक है, डायफ्रैक्शन थ्रू डबल स्लिट। अब डबल स्लिट का मतलब ये है कि आपके पास टू नैरो ओपनिंग्स होंगी और उसके थ्रू आप क्या करवाएंगे, डायफ्रैक्शन परफॉर्म करवाएंगे। और जब आप इसके थ्रू डायफ्रैक्शन परफॉर्म करवाएंगे तो सपोज मेरे पास यहाँ पे दो स्लिट्स हम लोग बना लेते हैं एट 0 डिग्री, यस, सपोज मेरे पास ना ये दो स्लिट्स हैं, ठीक है, इनसे मैं क्या करूंगा, मैं लाइट पास कराऊंगा। इनको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि हमें ये आइडिया हो कि यहाँ से आपकी लाइट पास हो जाए, नहीं पास नहीं होगी, लाइट है या कोई भी वेव है वो यहाँ से आपकी बेंड सॉरी पास नहीं होगी। तो दीज आर सम ब्लॉकेजेस। अब इन ब्लॉकेजेस से जब आप लाइट को, दीज आर टू स्लिट्स, ठीक है, इनको हम लोग क्या कहेंगे, दीज आर टू स्लिट्स S1 एंड S2। ये आपके पास स्लिट या सोर्स S1 है, ये आपका सोर्स S2 है, और इसके सामने इसके साथ लेट से मेरे पास यहाँ पर ना एक लाइट वेव्स आ रही थी। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको जितना स्मूथ ड्रॉ कर सकता हूँ कर लूँ, अदरवाइज मैं कोई डायग्राम नेट से आपको उठा के कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों के लिए एक आसानी हो जाए, ठीक है। दिस इज व्हाट दिस आर द वेव फ्रंट्स। अब ये वेव फ्रंट्स जब आपके यहाँ पे जाएंगे, इन स्लिट्स के ऊपर जब पहुंचेंगे तो दे वुड बी बेंट, ठीक है। और बेंड होने का मतलब ये है कि अब आपकी ये वेवलेंथ है, वेव फ्रंट्स है, वेव है जो आपकी जा रही है, और ये आपके पास वेवलेंथ है। अब आपके पास इसको थोड़ा सा और नैरो कर देते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ये बताया कि इफ द सोर्स विल बी नैरोर इनफ
तब जब आपके पास डायफ्रैक्शन होगी। तो इसको मैं और नैरो कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा नैरो कर देता हूँ, ताकि वेवलेंथ से ये क्या रहे बड़ा रहे। अब प्रॉब्लम ये होगा कि नाउ दिस इज बिहेविंग लाइक अ सेकेंडरी सोर्स। वो जो हम बात कर रहे थे ना सोर्स की, ये आपके एक सेकेंडरी सोर्स के तौर पे काम करना शुरू हो गया। ये देखिए, नजर आ रहा है? ये वेव आपकी स्प्रेड एंड स्प्रेड एंड स्प्रेड होती जा रही है। ये तो अब जब हमारी वेव्स इस तरह स्प्रेड आउट होती हैं, तो इन इस स्प्रेडिंग की वजह से किसी ना किसी जगह पे वेव्स किसी दूसरी वेव के साथ जाके क्या करेगी, इसका वास्ता पड़ेगा, इसका इंटरफेरेंस होगा, ओवरलैपिंग होगी। चलो इंटरफेरेंस हम लोग बाद में यूज करेंगे वर्ड, पहले मैं ओवरलैपिंग का बात कर रहा था कि ओवरलैपिंग तो होगी। ये मेरी वेव हो गई जो सोर्स 1 से आ रही है, रेड वाली। अब जो दूसरे वाला सोर्स है उससे भी आपके पास वेव्स आएंगी। तो लेट से अगर मैं ये बात करूं कि मेरे पास ये बेंडिंग हो रही है जी, इक्वली बेंडिंग हो रही है सारे दोनों सोर्सेज से, तो मेरे पास अब आप देख रहे हैं वेव्स ने ओवरलैप करना शुरू कर दिया। इज इट क्लियर? बात समझ आ रही है बच्चों? यस सर। ठीक है। अगर मैं इंटरफेरेंस ना सॉरी डायफ्रैक्शन ना करवाता डबल स्लिट से, तो क्या मेरे पास बेंडिंग पॉसिबल, ओवरलैपिंग पॉसिबल थी? डबल मतलब कि अगर मैं ओवरलैपिंग ना करवाता, सॉरी स्प्रेडिंग ना करवाता दोनों स्लिट्स में से, तो क्या यहाँ पे ओवरलैपिंग होती? पॉसिबल था कि दोनों वेव्स ओवरलैप करती हैं इन रीजन्स में? ये आपके पास देखें ये रीजन्स हैं जहाँ पे आपकी वेव्स क्या कर रही हैं, दे आर ओवरलैपिंग, है ना? ये सारे के सारे ओवरलैपिंग पॉइंट्स हैं। ये देखें, मैंने किसी वजह से ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिखाए हैं। दीज आर द ओवरलैपिंग पॉइंट्स। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो डायफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा वर्ड्स में लेके आ जाते हैं कि व्हेन टू वेव्स, और ये आपसे पूछता भी है, मैं इसी वजह से आप लोगों को लिखवा रहा हूँ कि जब आपके पास दो वेव्स को या दो सोर्सेस से आप वेव्स को डाइफ्रैक्ट करवाते हैं, तो ड्यू टू डाइफ्रैक्शन द वेव स्प्रेड आउट। ठीक है, सो व्हेन waves coming through waves coming through a single source are passed through two double slits या two slits, सॉरी two slits, यहाँ पे मैं डबल स्लिट लिख रहा हूँ आगे, डबल स्लिट, so they behave like the secondary sources of light. Okay, secondary source of wave, लाइट तो नहीं कह सकते, सोर्स ऑफ वेव कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट वेव्स की मैं बात करूंगा। सोर्स ऑफ वेव, ठीक है। अब ये जो सेकंड सोर्स है, दिस स्प्रेड आउट, द वेव्स स्प्रेड आउट एंड overlap with the nearby waves. The waves spread out and bend. या आप कह सकते हैं कि the waves bend and spread out. तो इसकी वजह से क्या होता है, this bending and spreading out causes the waves to overlap with others. This bending and spreading causes the overlapping of two
waves. ठीक है, इससे आपको क्या मिलता है, दो वेव्स ओवरलैप होती हैं, एंड द ओवरलैपिंग रिजल्ट्स इंटरफेरेंस. द ओवरलैपिंग of waves results interference. ठीक हो गया जी, आपको ओवरलैपिंग के रिजल्ट में आपको क्या मिलता है, इंटरफेरेंस मिलता है, या इंटरफेरेंस होता है. क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है. ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई है, क्लियर है? यस क्लियर. अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज के लेसन में पढ़ा रहा हूं, मुझे कल काम आएगी. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पाथ डिफरेंस. कॉन्सेप्ट ऑफ पाथ डिफरेंस. फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट हम लोग कर चुके हैं, so this is a new thing for you, the concept of path difference. इसको मैंने इंटरफेरेंस में यूज करना है, so please be careful about that. So the concept of path difference is when two waves overlap at a point coming from two different sources, they travel distance length, they cover distance path length. तो उस path length की वजह से उनकी जो उनके उनकी जो ओवरलैपिंग है वो इफेक्ट होती है. ठीक है, सो व्हेन द वेव्स overlap at a point coming from different points या different sources, have to travel different path lengths. ठीक है, which causes the path difference between the waves, which causes path difference of waves. And path difference से क्या होता है कि it determines how would they interfere with each other. It determines how the waves or how they will interfere. ठीक है, or how will they overlap. तो अब पाथ डिफरेंस को हम लोग मैथमेटिकली देखते हैं कि लेट्स से देयर इज सोर्स 1 एंड फॉर एग्जांपल आई हैव अनदर सोर्स 2. आपके पास यहाँ से एक वेव जनरेट हो रही है, यहाँ से एक वेव जनरेट हो रही है, या मैं जस्ट वेव से हट के एक बात कर रहा हूँ. दिस इज द पॉइंट पी वेयर दोज वेव्स आर ओवरलैपिंग. तो सपोज आप वेव को छोड़ दें, आप खुद को लेके आइए. इफ यू आर ओवर हियर एंड इट मीन्स कि आपके पास आपने यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल किया है जी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 3 1 2 3 4 5. सो लेट्स से आपने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया. ठीक है, लेट मी मार्क इट दिस वन. तो S1 से लेकर P तक का डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर. अब सपोज आप इस सोर्स से आने की कोशिश कर रहे हैं. तो इफ यू आर हैविंग द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, मैं चेक कर लेता हूँ 1 2 3 4 5. सो सेम डिस्टेंस इज हेयर. S2 से लेकर P तक भी आपका कितना है, यू आर हैविंग 5 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब व्हाट इज द path difference between these two waves? Path difference is actually S2P minus S1P. यानी जितना डिस्टेंस आपकी वेव ने S1 से P तक ट्रेवल किया माइनस जितना डिस्टेंस ने S2 से P तक ट्रेवल किया. सो इफ आई से दैट द पाथ डिफरेंस इज 5 सेंटीमीटर minus 5 centimeter,
सो दैट इज 0 सेंटीमीटर पाथ डिफरेंस। कितना है? 0 पाथ डिफरेंस। आप सेंटीमीटर्स में नहीं लेते हो, फिजिक्स में हम यूजली पाथ डिफरेंस को सेंटीमीटर्स में नहीं लेते, हम लोग कहते हैं जी पाथ डिफरेंस इज 0, दैट्स इट। ठीक है, आगे चल के हम लोग इसको किसी और फॉर्मेट में लेके आएंगे, लेकिन हेयर इज द पाथ डिफरेंस 0। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर ऐसा ना हो, आपके पास जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपके पास जो पाथ डिफरेंस है वो 0 है। सपोज आपके पास एक वेव है 1 2 सॉरी 1 2 3 4 and 5 and 1 2 3 4 and 5। लेट्स से मेरे पास जो एक ये ब्लू वाली वेव है, इसकी वेवलेंथ इतनी है कि ये 1 सेंटीमीटर में एक वेव कंप्लीट होती है। यहाँ पर 2 वेव्स कंप्लीट हो रही हैं, 3 वेव्स, 4 वेव्स एंड 5 वेव्स। कितनी वेव्स कंप्लीट हुई मेरे पास? 5 वेव्स। तो मुझे ये बताइए कि अगर मेरे पास जो रेड वाले सोर्स से वेव्स आ रही हैं, इसकी भी वेवलेंथ उतनी हो, तो ये कितनी वेव्स आ जाएंगी इतने डिस्टेंस में? यस, सेम होंगे ना, 1 2 3 4 5 वेव्स। सो लेट्स से दिस इज वन वेव, दिस इज सेकेंड वेव, दिस इज थर्ड वेव, दिस इज फोर्थ वेव, तो दिस इज योर 5 वेव। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास 5 वेव्स पहुंच रही हैं हर पॉइंट से, so can I say that the path difference in terms of wavelength is 0 lambda? Path difference is equals to n lambda। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ वेव्स, where n is नंबर ऑफ वेव्स। अब देखिए, ये बड़ा मैंने शॉर्टकट एक आप लोगों को बताया कि आपके पास यहाँ पर 0 लैम्डा का पाथ डिफरेंस है, 0 लैम्डा का। 0 लैम्डा का मतलब क्या है? दोनों वेव्स आपके पास 0 डिस्टेंस, 0 सेंटीमीटर तो 0 लैम्डा। अब हम थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको ये इतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन अगर हम यही वाली डायग्राम दोबारा बनाएं और मैं आपको ये बोलूं कि एक आपके पास सोर्स है, इट इज ओवर हेयर 1 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके पास एक वेव है जी, यहां से लेकर यहां तक आपके पास आ रहा है 1 2 3 4 एंड 5 सेंटीमीटर। और एक और वेव है, वो आपकी यहां से आ रही है, इट इज 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर। ये अब इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया दिस वन, ये देखिए। तो व्हेन इट विल बी हैविंग दिस डिस्टेंस 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, सॉरी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो अब अगर मैं इनको हटा दूं, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये स्पॉट्स जो हैं, ये मैंने किसी वजह से डिफरेंट कलर्स में बनाए ताकि मैं देख सकूं इनको। ये देखिए, लेट्स से नाउ दिस इज योर S1, दिस इज योर S2, दिस इज योर पॉइंट P। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ S1P? यस, S1P इज कितना है? 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। और S2 से लेकर P तक कितना डिस्टेंस है? 6 सेंटीमीटर। कितना? 6 सेंटीमीटर। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं यहाँ से वेव्स ड्रॉ करूँ, लेट्स से एक वेव यहाँ पे आपके पास आ गई, दूसरी वेव आपकी ये आ गई, तीसरी वेव आपकी ये हो गई, फोर्थ वेव आपकी ये हो गई, और फिफ्थ वेव आपकी ये हो गई। इन द सेम वे अगर मैं S2 से वेव्स ड्रॉ करूं, सो आई हैव वेव नंबर 1, वेव नंबर 2, वेव नंबर 3, वेव नंबर 4, वेव नंबर 5 एंड वेव नंबर 6। तो मुझे ये बताइए, S2P से लेकर S1P तक, इफ आई से दैट पाथ डिफरेंस is equals to S2P minus S1P, तो will it be 6 minus 5, 1 centimeter? Is it? ये बात यस समझ आ रही है? अब अगर आपके पास जो वेवलेंथ है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वेवलेंथ ऑफ एनी ऑफ द वेव इज 1 सेंटीमीटर, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक होती हैं,
तो वेवलेंथ आपके पास 1 सेंटीमीटर है। तो मैं हमेशा मैं मतलब इसको यूं कह सकता हूँ कि अगर मैं ये देखूं कि कितने वेव्स का पाथ डिफरेंस है, तो मैं लिखूंगा पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n टाइम्स वेवलेंथ। तो मेरे पास पाथ डिफरेंस था 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। n की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि कितनी वेवलेंथ आगे पीछे हुई होंगी, एंड लैम्डा इज आल्सो इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो अगर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, योर n की वैल्यू विल बी 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरे पास यहाँ पे कितने लैम्डा का पाथ डिफरेंस है, हियर द पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू 1 लैम्डा। कितने लैम्डा का पाथ डिफरेंस है, 1 लैम्डा का। ये बात समझ आ गई। इसी तरह आपके पास पाथ डिफरेंस हो सकता है 2 लैम्डा का, हो सकता है पाथ डिफरेंस आपके पास 3 लैम्डा का, हो सकता है 4 लैम्डा का, हो सकता है 5 लैम्डा का, हो सकता है n लैम्डा का पाथ डिफरेंस हो सकता है। लेकिन जितना भी मर्जी डिफरेंस हो, लेकिन आपकी वेव हमेशा 1 वेव अहेड होगी। मतलब एक वेव आपकी, एक वेव का डिफरेंस आएगा, ठीक है। क्या बात समझ आ रही है जी मतलब आप यूं समझ लो कि ये जो S2 से वेव्स आ रही है ना, वो 1 लैम्डा पहले से आ रही हैं। फिर जब आप इसको और पीछे लेके जाओगे, 2 लैम्डा पहले से आ रहेंगी, 3 लैम्डा पहले से आ रहेंगी, 4 लैम्डा पहले से आ रहेंगी। लेकिन ओवरऑल जो आपके पास पाथ डिफरेंस की यहाँ पे कंडीशन नजर आ रही है, आई कैन से दैट पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा। ये आपने याद रखना। अब हम एक और डायग्राम पे आते हैं, और आई होप सो कि वो फिर उसके बाद आप लोग बड़ी आसानी से अपने कॉन्सेप्ट को पिक कर लेंगे। अब हमारे पास स्केल गुम हो गया था, वापस मिल गया। सपोज मेरे पास एक वेव है दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट 1 2 3 4 5 एंड हाफ, ठीक है। और यही वेव मेरे पास वहां से आ रही थी। ये हो गया जी आपके पास 1 2 3 4 5 एंड हाफ। इसका पार्ट डिफरेंस मैं आपको लिखवाता हूँ। अब हमारे पास जो पहले हम लोगों ने कैलकुलेशंस की थी, दैट वाज 1 2 3 4 5। ये आपके पास एक और वेव है, और ये आप मतलब ऊपर से हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। ये आपके पास वेव्स हैं, और इसके ऊपर मेरे पास 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर जो मैंने मार्किंग की हुई है, वो ये मार्किंग की हुई है, राइट। ये 5 सेंटीमीटर। अब आपके पास कैलकुलेशंस पे आता है। ये आपका S1 है, ये आपका S2 है, ठीक है, और ये आपका पॉइंट P है। तो मुझे ये बताइए कि इफ आई विल ड्रॉ द वेव्स फ्रॉम हियर, एक वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव और 5 वेव आ गई। लेकिन जब मैं यहां से वेव्स ड्रॉ करूंगा, तो विल आई गेट 1 वेव, 2 वेव्स, 3 वेव्स, 4 वेव्स, 5 वेव्स एंड हाफ वेव। आपको कुछ नजर आ रहा है? जब आपके पास हाफ वेव का पाथ डिफरेंस हुआ, हाफ वेव का पाथ डिफरेंस का मतलब क्या है, आपकी वेव जो यहाँ पे ओवरलैप करने जा रही है, वो वेव आपकी आधी वेव ज्यादा है, ठीक है। वो कैसे मैंने कैलकुलेट किया, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। S2P मेरा था 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो S1P है, S1P दैट वाज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो अब आपको मैंने पाथ डिफरेंस का कैलकुलेशन सिखा दिया। पाथ डिफरेंस इज S2P माइनस S1P। तो ये कितना हो जाएगा, 5.5 माइनस 5.0, तो इट इज 0.5 सेंटीमीटर। कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n टाइम्स लेमडा। तो पाथ डिफरेंस आपके पास आ गया जी 0.5 सेंटीमीटर। n की वैल्यू मालूम करनी है हम लोगों ने, और फिर पाथ डिफरेंस को n की फॉर्म में लिखना है। लेमडा इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.5। n की वैल्यू कितनी हो गई, देखो n एक नंबर है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है। लेकिन यहाँ इस n को 0.5 साबित करने से मुझे पता ये चला कि हेयर द पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 0.5 लैम्डा।
पाथ डिफरेंस आपके पास क्या हो रहा है जी, 0.5 लैम्डा। ये बात समझ आ रही है? यस सर। अब इसी तरह आपके पास पाथ डिफरेंस 0.5 लैम्डा का कोई भी मल्टीपल हो सकता है। जब 0.5 लैम्डा का कोई मल्टीपल होगा तो हम ये कह सकते हैं कि 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, ठीक है, 2.5 लैम्डा एंड सो ऑन। ये करते 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 मेरे पास ये हो जाएगा n+1/2 लैम्डा। ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये बेसिकली आपके पास पार्ट डिफरेंस की कंडीशंस हैं कि आपके पास दो तरह के पार्ट डिफरेंसेस आ सकते हैं। एक आपके पास पाथ डिफरेंस हो सकता है, इसको सिंपली पी भी लिख देते हैं। पाथ डिफरेंस आपके पास हो सकता है या तो n लैम्डा, ठीक है, सही, या फिर आपके पास पाथ डिफरेंस हो सकता है n+1/2 लैम्डा। जब भी n लैम्डा का पार्ट डिफरेंस होगा तो सादा लफ्जों में मैं ये कह देता हूँ कि द वेव्स वुड बी either one wave ahead, either two waves ahead, either three, either four, either five। जितनी भी वेव्स होंगी आपके पास एक एक वेव का डिफरेंस आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे, मैं दोबारा आपको ये चीज समझाता हूँ। मैं ये ब्लू के ऊपर रेड ओवरलैप करवा रहा हूँ, ये देखिए। तो इनके दरमियान आपके पास एक पार्ट डिफरेंस का है। तो ये जो पॉइंट ऑफ ओवरलैपिंग है ना, जहाँ पे आपके पास ब्लू वेव भी इसको ऊपर शिफ्ट करना चाह रही है और रेड वेव भी इसको ऊपर ही शिफ्ट करना चाह रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास दोनों वेव्स क्या हैं, इन फेज है। दोनों वेव्स आपके पास क्या है, इन फेज है। तो जब भी आपके पास पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा, देन द वेव्स आर said to be in phase, said to be in phase waves, इन फेज वेव्स। ये पक्की याद रखनी है ये कहानी। मैंने किसी वजह से इतनी मेहनत की है इसके ऊपर, अगर आप लोग भूल गए तो मैं इंटरफेरेंस अच्छे से नहीं आप लोगों को समझा सकूंगा। तो व्हेन द पाथ डिफरेंस इज, व्हेन path difference is n lambda, then waves are said to be in phase and their phase difference will be equals to 2n pi। ये एक पेयर है आपके पास इंफॉर्मेशन का, प्लीज प्लीज माइंड इट, ये आपने नहीं भूलना। 5 मिनट बाद। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है। दूसरा पेयर है आपके पास, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास पाथ डिफरेंस when path difference is equals to n+1/2 लैम्डा। n/2 लैम्डा का मतलब ये है कि आपके पास एक वेव ये आ रही है, दो वेव्स हो गई, तीन वेव्स हो गई, चार वेव्स हो गई। अब इन दोनों वेव्स में हाफ वेव का पार्ट डिफरेंस होगा। मतलब आप ये देखें कि ये वाली जो मैं रेड वाली वेव शुरू कर रहा हूँ ना, ये मैं आधे वेव के बाद शुरू कर रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। सो आर दे नॉट गेटिंग आउट ऑफ फेज? रेड डाउनवर्ड है और किसी भी एक पार्टिकल पे आप देख लीजिए ब्लू की मोशन अपवर्ड है। सो दे आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। दे आर 180 डिग्री आर पाई डिग्री, सॉरी पाई रेडियन आउट ऑफ फेज, ठीक है, आउट ऑफ फेज। तो इसलिए हम लोग इनको ये कहते हैं कि व्हेन पाथ डिफरेंस इज n+1/2 लैम्डा, देन phase difference is n pi radian, where n cannot be 2, 4, 6। n आपके पास क्या होगा, इधर 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा या फिर आपके पास क्या होगा, एनी ऑड मल्टीपल। ठीक है जी, यहां तक बात समझ आ गई? ये आपका पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है। अब मेरा इंटरफेरेंस आपके लिए बिल्कुल एक मिठाई के पीस की तरह हो जाएगा इंशाल्लाह, आई होप सो। ओके जी, सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट